गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको डायग्राम के हेल्प से शो किया था, ठीक है। सो आई होप दैट पार्ट और दैट पोर्शन इज़ क्लियर टू यू। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसका फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन करना, ब्रीदिंग करना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स जो हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। पहला है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मतलब ये टर्म जो है, दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स। सो कहीं भी अगर पल्मोनरी टर्म यूज होता है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब लंग्स के अंदर एयर का एंटर करना या एग्जिट करना, ठीक है, उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप रेस्पिरेशन में है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एंड फिफ्थ है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जगह डिफ्यूजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मीनिंग क्या है? पहले डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मीनिंग ये है कि जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में, ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एल्वियोलाई में आ जाता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो उस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो कैसे होता है उसके बारे में हमको इस स्टेप में देखना है। थर्ड स्टेप में जब एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है तो ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को, जिसको उसने एल्वियोलाई से क्या किया था, कलेक्ट किया था, उस ऑक्सीजन को ब्लड किस तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सेल्स में और टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को लेकर के तो चले जाएगा सेल्स और टिश्यूज तक, तो वहाँ पर ब्लड और टिश्यू के बीच में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा? क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज तक जाएगा, टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता हुआ वापस आएगा, है ना। तो वो वाला जो पोर्शन है या वो वाला जो प्रोसेस है, ये स्टेप उसको सिग्निफाई करता है। एंड फाइनली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। अब ब्लड के थ्रू जो सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिला है, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सेल्स और टिश्यूज कैसे करते हैं वो जो है इस 5th स्टेप में शो करता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि ये 5 स्टेप्स जो हैं वो कब होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक। अब ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन है तो इस टॉपिक में हमको बेसिकली क्या देखना है? हमको देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। ब्रीदिंग का मैंने डेफिनेशन पहले भी बताया था कि ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमको जो फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि जो बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, ठीक है, उसके बारे में हमको देखना है, ठीक। अब ब्रीदिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमको, जैसे मैंने आपको बोला, क्या देखना है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हमको देखना है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसमें और भी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ब्रीदिंग होता है, ठीक। अब ब्रीदिंग का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था? inhalation and exhalation. Inhalation of oxygen rich air and exhalation of carbon dioxide rich air, ठीक है। तो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का जो पूरा सिस्टमैटिक्स है उसको हम लोग बेसिकली इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं? सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्रीदिंग पे, है ना। तो ब्रीदिंग हो कैसे रही है?
ठीक है, ब्रीदिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या बोला था? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक, अब इस प्रोसेस में बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, वो ये है कि जब कभी भी हम लोग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो एक टर्म आता है जिसको कि हम कहते हैं थोरैक्स। ठीक है, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं थोरैक्स। ठीक, अब ये हम लोग बता नहीं पाते कि थोरैक्स है कौन सा पार्ट। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम लोग कुछ डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दिस इज आवर हेड। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज आवर चेस्ट। पेट वाला जो पार्ट है दैट वी आर कॉलिंग एज द एब्डोमेन। ठीक है, कमर का पार्ट इज द पेल्विस एंड देन वी आर हैविंग आवर लेग्स एंड द हैंड्स विच वी आर कॉलिंग देम एज द लिम्स। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात जो मैं आप लोग को बोल रही थी कि थोरैक्स कौन से पार्ट को बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया थोरैक्स। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मैंने आपको बता भी दिया कि ये इस पार्ट को ये बोलते हैं, उस पार्ट को ये बोलते हैं, लेकिन थोरैक्स किसको बोलते हैं? थोरैक्स का तो नाम आया नहीं। एक्चुअली थोरैक्स जो है वो हम अपने चेस्ट के रीजन को बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो चेस्ट का रीजन होता है दैट वी आर कॉलिंग एज द थोरैक्स। ठीक है, अब थोरैक्स जो है इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है दैट इज थोरैसिक कैविटी। एक और टर्म आ गया यहाँ पे, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो बेसिकली थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन में डिफरेंट बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमारे चेस्ट का जो बोन होता है, ठीक है, हमारे चेस्ट का जो बोन होता है दैट वी आर कॉलिंग एज द थोरैक्स। ठीक है, हमारे चेस्ट का जो बोन है दैट वी आर कॉलिंग इट एज द थोरैक्स। ठीक है, अब थोरैक्स जो है वो एक बोन नहीं है, उसमें बहुत सारे बोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो आगे के चैप्टर में आपको पढ़ने पर समझ में आएगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप लोग ये ध्यान रखो कि चेस्ट की जो बोन होती है, ठीक है, या चेस्ट का जो पार्ट होता है दैट वी आर कॉलिंग एज द थोरैक्स। ठीक, अब ये जो थोरैक्स पोर्शन है ये पूरा स्केलेटन से फिल्ड नहीं होता, बोन से फिल्ड नहीं होता। ठीक है, वो एक आउटलाइन बनाता है और थोरैक्स की जो बोन्स होती हैं उसके अंदर की तरफ उसके इंटरनल पार्ट में या उसके पोस्टीरियर पार्ट में अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है थोरैक्स का, ठीक है, वहाँ पर अंदर एक कैविटी होती है। तो थोरैक्स के अंदर वो कैविटी प्रेजेंट है, इसीलिए उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। और ये जो थोरैसिक कैविटी है, इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा ईसोफेगस होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर पार्ट यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी थोरैसिक कैविटी के अंदर होते हैं। उसके बाद जो डायफ्राम होता है हमारे लंग्स के नीचे, दैट डायफ्राम इज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये वाला जो टर्म है ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब थोरैसिक कैविटी जो होती है वो कम्प्लीटली एयर टाइट कैविटी होती है। कैसे एयर टाइट होती है? क्योंकि थोरैसिक कैविटी जो होती है उसमें सामने की तरफ जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होता है रिब्स के हेल्प से। ठीक है, सामने और लैटरली। ठीक है, इन द फ्रंट पार्ट एंड इन द लैटरल पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट में और जो लैटरल पार्ट है वहाँ पर हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स के वजह से जो है वो पैक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पार्ट में ही यहाँ पर जो आपका चेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर आप लोग फील करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक बोन जो है वो मिलेगी। ये कौन सी बोन है? दिस बोन इज नोन एज द स्टर्नम। ठीक है, सो वी आर हैविंग सो मेनी बोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द स्टर्नम विच इज प्रेजेंट anteriorly. Okay, we are having the sternum over here which is present anteriorly. Okay, then we are having the ribs are present laterally, or we can also call it as
posteriorly, ठीक है, either we can call it as laterally on the sides, or the same term we can use one more term for the same, that is anterior posteriorly, ठीक है, दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, अब पीछे की तरफ से कैसे पैक होता है, पीछे में वी आर हैविंग द रिब्स एज वेल, ठीक है। रिब्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारी जो बैकबोन होती है बैकबोन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बैकबोन है, बैकबोन से रिब्स जो हैं वो पीछे से सामने की तरफ आते हैं, ठीक है, पीछे से। इफ दिस इज द बैकबोन देन द रिब्स दे विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, ओके। बैकबोन से रिब्स ओरिजिनेट होते हैं और बैकबोन से ओरिजिनेट होकर के इस तरीके से लैटरल साइड्स में भी रिब्स जो है वो कवर करते हैं। तो पीछे की तरफ भी रिब्स हैं, साइड्स में भी रिब है, ठीक है। सामने की तरफ वी आर हैविंग द स्टर्नम, ओके। दैट इज वाई रिब्स के लिए मैंने क्या लिखा है, एंटीरियर पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर दोनों साइड से है रिब्स, ठीक है। देन नीचे की तरफ से क्या है, ठीक है, नीचे की तरफ से वी आर हैविंग द डायाफ्राम, ठीक है। डायफ्राम वी आर हैविंग, सो इट इज present from the lower side, okay, understood। तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ से थोरैसिक कैविटी को पैक करता है, रिब्स जो है और स्टर्नम जो है वो पीछे और सामने की तरफ से करते हैं। और ऊपर की तरफ से कैसे पैक होता है, ऊपर की तरफ से हमारा जो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है वो जो है रिब्स की जो मतलब जो थोरैसिक कैविटी होती है उसको पैक करने का काम करता है। तो चारों तरफ से जो थोरैसिक कैविटी होती है दैट बिकम्स एयर टाइट, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा रोल क्यों है ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है, ठीक है, वो हम लोग इन्हेलेशन के थ्रू अंदर लेते हैं, ठीक है। अब इन्हेलेशन के थ्रू जब हम लोग अंदर लेते हैं तो हमारे जो एक्सटर्नल लेयर्स है यानी कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स से एयर अंदर जाती है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर जाती है, हमारे नेज़ल पैसेज में जाती है, नेज़ल पैसेज से जाएगी हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर जाएगी कहाँ पर, हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर हमारे लंग्स में, और लंग्स के बाद फाइनली किस में जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी। तो ये जो पाथवे फॉलो होता है, इस पाथवे को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग जो ब्रीद इन करते हैं, इन्हेलेशन करते हैं, ठीक है, वो किस मैकेनिज्म से होता है, यहाँ पर बेसिक मैकेनिज्म हमारे ब्रीदिंग का होता है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं इसको नेगेटिव प्रेशर डेफिसिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये नेगेटिव प्रेशर जो है या नेगेटिव प्रेशर डेफिसिट जो है ये क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। ये क्रिएट करने के लिए हमारे जो लंग्स हैं ये किसकी हेल्प लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं दो तरीके के मसल्स की। दो मसल्स होते हैं, एक होता है एक होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। और ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अलग है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है ये अलग है, लेकिन एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैंने साथ में लिख करके रख दिया है, ठीक है। उसके अलावा what we are having the external and the intercostal muscles and then we are having the diaphragm, ठीक है। तो डायफ्राम भी क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर ही है, डोंट फॉरगेट दैट। तो डायफ्राम इज ऑल्सो अ मसल इन इट सेल्फ। देन वी आर हैविंग द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स,
ओके, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। ठीक है, हमारे रिब्स हैं, रिब्स के बीच में गैप होता है। ठीक है, तो रिब्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर जो है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। एंड वेयर इज द डायफ्राम प्रेजेंट? डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ओके, लाइक दिस, डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। तो इन तीनों मसल्स के हेल्प से, अब तीनों क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक्सटर्नल मसल अलग है और इंटरनल अलग है, देन वी आर हैविंग द डायफ्राम। ठीक है, तो ये जो तीनों मसल्स हैं इनके हेल्प से हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ठीक है, ये सारे के सारे मिल करके नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? अब नेगेटिव प्रेशर जो है वो बनेगा कब? ठीक है, जब हमारे लंग्स के अंदर में जो एयर प्रेशर है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला जाए। ठीक है, जब हमारे लंग्स के अंदर जो इंटरनल एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से कम हो जाए, तब जो है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव प्रेशर जो है ये क्रिएट कैसे हो रहा है? ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब हमको ब्रीद इन करना होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिब्स में बीच में रहते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या होगा? उसके कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारे रिब्स हैं, रिब्स जो हैं वो थोड़े एक्सपैंड होंगे और बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्या होंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे रिब्स जो हैं वो थोड़े बाहर के तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब फिर डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम जो है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, डायफ्राम का स्ट्रक्चर अगर हमको याद हो तो ऐसे डोम के शेप का होता है और लंग्स से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। ठीक है, लंग्स से बिल्कुल चिपका हुआ होता है डायफ्राम और ऐसे डोम के शेप में होता है। ठीक है, तो जब डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से डायफ्राम जो है उसका डोम शेप चेंज हो जाएगा, वो नीचे की तरफ खसकेगा और डायफ्राम इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अब डायफ्राम जब फ्लैट हो गया तो उसके साथ साथ क्या होगा? लंग्स जो है वो भी थोड़ा नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं? खिंचा जाते हैं, लंग्स भी नीचे की तरफ पुल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक ही टाइम पे रिब्स जो है बाहर मूव करेंगे, तो रिब्स के साथ साथ लंग्स भी थोड़ा बाहर की तरफ पुश होते हैं और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्राम नीचे खिसकेगा, अपने आप को चेंज करेगा अपने शेप को, और डायफ्राम के साथ साथ लंग्स जो है, लंग्स भी थोड़े से नीचे की तरफ पुल होंगे। तो लंग्स जो हैं एक साथ में बाहर की तरफ भी पुल होते हैं और नीचे की तरफ भी पुल होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? लंग्स का जो वॉल्यूम है, या जिसको हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम बोलते हैं, लंग्स का वॉल्यूम यानी कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। अब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने से क्या होगा कि लंग्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ एयर जो है, थोड़ी सी एयर जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर अब जितना प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा? कम होगा, क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। तो लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी तो इंक्रीज हो गई है लेकिन उसके अंदर उतना एयर है नहीं, तो इसके वजह से नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और अंदर का जो एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से अंदर का एयर प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे क्या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस नेगेटिव प्रेशर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अपने आप जो है एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है।
ठीक है। अब बाहर से जो एयर हमारे लंग्स में एंटर कर रही है तो दैट इज ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, हमारा जो लंग्स का पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, लंग्स जो है इंटरकोस्टल मसल के साथ और डायफ्राम के साथ एक्सटेंड होंगे बाहर की तरफ और नीचे की तरफ। तो क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ज़्यादा है लेकिन लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम है, इसीलिए नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। उस नेगेटिव प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए बाहर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर एंटर करी, मतलब वी हैव इनहेल्ड, वी हैव ब्रीथ इन, ठीक है, यानी कि हमने इंस्पिरेशन कर लिया, ठीक है। अब इंस्पिरेशन हो गया, उसके बाद एक्सपिरेशन कैसे होगा, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसा, ये जो डायफ्राम है ये क्या होगा, ये वापस अपने ओरिजिनल जो शेप है या ओरिजिनल जो पोजीशन है उसको अटेन करेगा। तो डायफ्राम क्या करेगा, वापस, अभी ये कॉन्ट्रैक्टेड फेस में था इनहेलेशन जब किया, ठीक है, तो एक्सहेलेशन के लिए डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करके वापस अपने डोम शेप को अटेन कर लेगा, ठीक है। तो इससे जो लंग्स जो हैं वो नीचे की तरफ खिंचाए थे वो वापस अपने नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन पे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है ये क्या करेगी, जो रिब्स बाहर की तरफ खींच रहे थे, किसके वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की वजह से रिब्स बाहर की तरफ मूव किए थे, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो रिलैक्स नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मसल हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो रिब्स को वापस उसके नॉर्मल पोजीशन में खींचेगा। अब रिब्स जब अपने वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो रिब्स के साथ साथ जो लंग्स बाहर की तरफ एक्सटेंड हुए थे वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब लंग्स जो है नीचे की तरफ से भी और सामने की तरफ से भी, दोनों तरफ से भी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गए। तो इससे क्या होगा कि अब पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर तो ऑलरेडी पहले से इनहेल करने की वजह से हवा भरी हुई है, ठीक है। तो लंग्स जो है जब वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे तो जो है वो हवा पे प्रेशर डालने लगेंगे, एयर के ऊपर प्रेशर डालने लगेंगे। तो ये जो एक्सेस प्रेशर अब क्रिएट होगा लंग्स के अंदर, उस वजह से जितनी भी हवा हमारे लंग्स के अंदर भरी हुई है वो हवा जो है वापस हमारे नाक से होते हुए, हमारा ट्रैकिया है, फिर लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, इनसे होते हुए वापस जो है ये एयर हमारे नोज के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगी। So in this way we have exhaled the air, ठीक है। तो in this way what we have done, we have exhaled the air, ठीक है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों का प्रोसेस जो है वो वाइसे वर्सा चलता है, एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट चलता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, बट सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 कॉलम बनाती हूँ। दोनों कॉलम में मैं आप लोगों को जो मैकेनिज्म है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मेंशन कर देती हूँ, सो दैट वुड बिकम मोर ईजियर, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट टाइप ऑफ थिंग लाइक दिस। दिस इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। तो किस तरीके से हो रहा है, इनहेलेशन में सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे क्या होगा, लंग्स pulled outwards, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट
एज अ रिजल्ट क्या होगा, लंग्स पुल्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, लंग्स पुल्ड डाउनवर्ड्स, लंग्स पुल्ड डाउनवर्ड्स। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, लंग्स जो है वो बाहर की तरफ खिसके। सेकेंड स्टेप में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लंग्स जो है नीचे की तरफ खिंच जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या हो गया, इंक्रीज्ड पल्मोनरी वॉल्यूम, एज अ रिजल्ट इनके वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप। ठीक है, इससे क्या हुआ, नेगेटिव प्रेशर का बिल्डअप हुआ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, फाइनली इससे होगा कि एयर इज ब्रीथ्ड इन टू रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, एज अ रिजल्ट नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एयर इज ब्रीथ्ड इन टू रिड्यूस द प्रेशर। सो दिस वी आर कॉलिंग एज द inhalation. This we are calling as the inhalation. ठीक है, so this is the flow chart of inhalation. ठीक है, अगेन एक बार और रिवाइज करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स मूव outwards. I'm writing this also. Ribs move outwards and lungs are pulled outwards. ठीक है, then diaphragm contracts, lungs pull downwards and diaphragm भी moves downwards. डायफ्राम भी डाउनवर्ड्स मूव करेगा, लंग्स भी डाउनवर्ड्स पुल होंगे। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव प्रेशर का बिल्डअप हो रहा है। क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर हवा कम है और बाहर हवा ज़्यादा है ना, तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ज़्यादा है और इंटरनल एयर प्रेशर कम है, इस वजह से नेगेटिव प्रेशर का बिल्डअप हो रहा है। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हवा जो है वो हमारे लंग्स को एंटर करती है। सो एयर इज ब्रीथ्ड इन टू रिड्यूस द प्रेशर। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज इनहेलेशन। ठीक, अब एक्सहेलेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब एक्सहेलेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, एक्सहेलेशन में सबसे पहले क्या हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अलग अलग हैं।
तो ये मत सोचना कि मतलब एक्सहेलेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो रहा है, वो रिलैक्स नहीं होता है। लंग्स को या रिब्स को बाहर से अंदर वापस खींचने का काम जो है वो कौन करता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल करता है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को अलग अलग फ्लो चार्ट बता रही हूँ। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, रिब्स मूव इनवर्ड्स, रिब्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, लंग्स पुश्ड बैक टू नॉर्मल पोजीशन। What will happen? Lungs are pushed back to their normal position. Understood? अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, डायाफ्राम रिलैक्सेस। डायाफ्राम क्या हो रहा है, पहले इनहेलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो डायफ्राम के रिलैक्स होने से क्या क्या हो रहा है, lungs pushed back upwards, lungs are pushed back upwards, and what will happen, diaphragm returns to normal position। क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे अपने वापस आ जाता है, लंग्स जो है ये क्या करते हैं वापस, दे आर पुश्ड बैक अपवर्ड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आई एम राइटिंग हियर, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे लंग्स का जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर पल्मोनरी वॉल्यूम reduces, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड। अब पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस होने से क्या होगा, जो एयर ऑलरेडी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो एयर ऑलरेडी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है। तो प्रेशर बिल्ड्स अप, ठीक है, प्रेशर बिल्डअप हुआ। अब प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से क्या होगा, जो इनहेल्ड एयर है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, तो उसको एक तरीके से पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा, सो दैट वो जो एयर है वो वापस हमारे बॉडी के बाहर, लंग्स के बाहर निकल जाए, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, प्रेशर बिल्ड्स अप, एयर इज breathed out from lungs, air is breathed out from lungs, and this we are calling as the exhalation। this we are calling, प्रेशर बिल्डअप होता है पल्मोनरी वॉल्यूम के कम होने से, तो एयर जो है दैट इज ब्रीथ आउट फ्रॉम लंग्स, एंड दिस वी आर कॉलिंग एज द एक्सहेलेशन, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इनहेलेशन का भी फ्लो चार्ट एंड एक्सहेलेशन का भी फ्लो चार्ट। सो आई होप दैट दिस टॉपिक, दैट इज pulmonary ventilation or the breathing, I think this topic must be clear to you by now, ठीक है। and if you still have any sorts of doubt, any type of doubt in this particular topic or any topic, you can ask me in the next class। we will be dealing with the pathway of air, air का pathway क्या होता है, और जो different aspects है जो हमने 5 steps लिखे हुए थे breathing के, that we will be discussing in the next class। till then, thank you।